That's ठीक नहीं। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा आज देरी के लिए। ट्रैफिक में फंस गया था यार, सॉरी। है ना? नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा ऐसा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी लॉ। आपका पहला पेपर है कंपनी लॉ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है कंपनी लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? तो एक बात बताओ कि कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद काम कहाँ करोगे? तो यार काम तो हम कंपनी के अंदर ही करेंगे। अगर हम कंपनी के अंदर काम करेंगे तो कंपनी को कंट्रोल करने वाला, रेगुलेट करने वाला सबसे बड़ा लॉ कौन सा है? बोले कंपनी लॉ है। अरे यार, अगर मैं पार्टनरशिप में काम कर रहा होता तो मेरे ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता। मैं एलएलपी में काम कर रहा होता तो मेरे पे एलएलपी एक्ट लगता। लेकिन यार मैं तो कंपनी में काम करूंगा ना। अगर मैं कंपनी के अंदर काम करूंगा तो कंपनी को रेगुलेट करने का सबसे बड़ा और सोल लॉ जो होता है वो कौन सा होता है? कंपनी लॉ। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैं कंपनी लॉ का एक्सपर्ट बनने वाला हूं। तो कंपनी लॉ हमारा मेन पेपर है जिसका हमें डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, जिसका हमें प्रॉपर एडवांस नॉलेज होना चाहिए। तो भाई पढ़ेंगे भी अपन ऐसे ही, बिल्कुल एकदम डेप्थ में। एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक एक चीज अपन गहराई के साथ पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा गहराई के साथ। क्योंकि देखो, कंपनी लॉ का एक्सपर्ट होता है यार सीएस। अगर आपको कंपनी लॉ पर प्रॉपर ग्रिप नहीं है तो लाइफ में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे यार। पास तो जैसे तैसे चलो फिर भी हो जाओगे, बट जब तक कंपनी लॉ पर ग्रिप नहीं है आप अच्छे कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन पाओगे। तो हम बिल्कुल कंपनी लॉ इस तरह से पढ़ेंगे, फोड़ देंगे। अब हम पढ़ेंगे किसे? तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर पेपर का पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये बताऊंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि हम पढ़ेंगे कैसे, क्या क्या चीजें रहेगी, एंड उसके बाद अपन चैप्टर चालू कर देंगे। एक एक चैप्टर चालू कर देंगे, एक एक चीज लेते जाएंगे, है ना? एंड मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपके डाउट हो रहे हो, जो भी आपको पूछना है, बिंदास कमेंट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर आप लिखो और पूछो। चुप नहीं बैठना है ना? एंड एक चीज और, मैं पढ़ाता जा रहा हूं, आप अपने घर बैठकर अगर उसे रिवाइज करते जाएंगे, मेरे साथ बोलते जाएंगे, तो बिलीव मी ब्रो, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि चुपचाप बैठे बैठे सुनोगे तो यार वो प्रवचन जैसा लगेगा। लेकिन अगर बोलते रहोगे, एक्टिव रहोगे, एक्टिव रहोगे, जागते रहोगे, जागते रहोगे, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। बोलते जाओ बिल्कुल, या चैट बॉक्स के अंदर लिखते जाओ, बट लिखने से अच्छा मैं तो बोलूं बोलो, रिवाइज करते जाओ अपने प्लेस पर बैठकर, है ना? चल, हमारा बच्चों, हम आ गए हैं सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो अपन पहले यहीं से इंट्रोडक्शन से, बेसिक से एकदम चालू करते हैं। तो अपन आ गए हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में, जिसके दो ग्रुप हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। बोले यार ये क्या हुआ? भाई सीएस की पूरी एग्जीक्यूटिव की पूरी प्रिपरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, और कुछ नहीं है। सीएस के अंदर जितने भी पेपर्स हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो बार आपकी एग्जाम कंडक्ट करने का बोला है, और कुछ नहीं है ना? जिनका नाम रख दिया है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ग्रुप। तो सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए हमें दो ग्रुप पास करना है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। यार मैं पहले ग्रुप फर्स्ट दूं या ग्रुप सेकंड दूं या बोथ ग्रुप दूं, वो आपकी चॉइस। मैं केवल गाइड करूंगा कि आपको कौन सा ग्रुप देना चाहिए, सिंगल देना चाहिए, बोथ ग्रुप देना चाहिए, उसके हिसाब से डिसीजन आप लो। ठीक है? बोथ ग्रुप देते हैं तो यार सबसे बड़ा फायदा होता है,
लाइफ के 6 महीने बच जाते हैं। और अगर वैसे भी आपका दिसंबर अटेम्प्ट है तो आपको बोथ ग्रुप ही देना चाहिए। उसका फायदा ये होगा, एक पेपर का कंपनसेशन दूसरा पेपर कर देता है। कैसे, मैं बताता हूं, पहले इसकी डिटेल देखते हैं अपन। अब ग्रुप फर्स्ट में मेरे पास 4 पेपर हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट मॉड्यूल बोलता है। ठीक है, तो जैसे ये है ना हमारा ग्रुप फर्स्ट, पेपर सेकंड, है ना। तो उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे जितने भी पेपर्स हैं, जितना स्टडी मटेरियल है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हर पार्ट को हम ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर 4 पेपर्स हैं। सबसे पहला पेपर आपका जो रहेगा वो होता है JIGL का। फिर सेकंड पेपर आपका होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, कंपनी लॉ का। ठीक है, फिर हमारा पेपर होता है SBILL एंड हमारा अकाउंट्स एंड FM का पेपर होता है। ठीक है, ग्रुप सेकंड के अंदर भी मेरे पास 3 पेपर है। ठीक है, ग्रुप सेकंड के अंदर भी मेरे पास कितने पेपर हैं? 3 पेपर हैं। कौन कौन से 3 पेपर हैं? तो ग्रुप फर्स्ट में एक है CIPL, एक है CMSL एंड एक है टैक्सेशन। ठीक है, अब मैं आपको केवल ओवरव्यू दे रहा हूं सीएस एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। जब रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आपको पढ़ाने आएंगी, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड फैकल्टी आपको पढ़ाने आएगी, वो उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेगी। मैं आपको 3 पेपर्स पढ़ाऊंगा, JIGL, कंपनी लॉ और ECIPL। तो मैं इन तीनों की डिटेल आपसे करूंगा, इन तीनों के बारे में डिटेल डिस्कशन अपन करेंगे। बाकी जब ये मैडम पढ़ाने आएंगी SBILL वाली, तो वो आपको पेपर के बारे में बताएंगी। FM अकाउंट्स के बारे में मैडम जो आएंगी और सर आएंगे वो बताएंगे आपको। टैक्सेशन की फैकल्टी अलग है, वो उसके बारे में बताएंगे। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमें एग्जीक्यूटिव पास करने के लिए 7 पेपर क्लियर करना है। 7 पेपर एक साथ क्लियर करना है क्या? नहीं, इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिन्हें ग्रुप कहा जाता है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट के अंदर 4 पेपर रखे हैं। मुझे ये चारों पेपर एक साथ देना पड़ेंगे क्या? हाँ, ये चारों पेपर मुझे एक साथ देना पड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि शिफ्टिंग कर दूं। दूसरा, मुझे ये तीनों पेपर एक साथ देना पड़ेंगे क्या? हाँ, अगर मैं ग्रुप सेकंड दे रहा हूं तो मुझे तीनों पेपर एक साथ देना पड़ेंगे। और अगर मैं बोथ ग्रुप के लिए जा रहा हूं तो मुझे दोनों या 7 पेपर एक साथ देना पड़ेंगे, अगर मैं बोथ ग्रुप देता हूं तो। अब इसमें होता क्या है कि मुझे इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने हैं, बस 40 मार्क्स ही लाने हैं। और मेरे तो 90% आए 12 के अंदर, 80% आए, 95% आए, 40 तो बहुत आसानी से ले आएंगे। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर ये आपका कॉन्फिडेंस है तो। लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस में होना तो बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि 40 मार्क्स लाना भी प्रोफेशनल एग्जाम में इजी नहीं होता है, स्कूल कॉलेज लेवल में तो बहुत। अब मुझे हर पेपर में एटलीस्ट 40 तो चाहिए, एंड इसके साथ मेरे चारों पेपर का एग्रीगेट मिलाकर, मेरे चारों पेपर का टोटल मिलाकर 50% हो जाना चाहिए। वापस से, इंडिविजुअली मुझे हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लेकर आना है ना। तो जैसे 40-40 तो मुझे हर सब्जेक्ट में चाहिए। अगर 40 से कम है तो भाई फेल हो गए, धक्का लग जाएगा, जोर का झटका धीरे से, है ना। तो सीधी सीधी बात है, हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए, जाकर एक 60 हुए आउट ऑफ 400। 100 मार्क्स का एक पेपर है तो टोटल 400 नंबर का हुआ। उसमें से मुझे कम से कम 200 चाहिए।
तभी 50% होगा। 400 मार्क्स टोटल हैं, तो उसका 50% मतलब मुझे 200 मार्क्स तो चाहिए, तभी 50% मेरे आएंगे। अब अगर सब में केवल मैं 40-40 लेकर आता हूं, तो मेरा 40% हो रहा है। इंडिविजुअली 40% तो मुझे चाहिए, बट एग्रीगेट पूरे ग्रुप का टोटल मिलाकर मुझे कितना चाहिए? 50% चाहिए। तो अगर मेरे जीआईजीएल के अंदर 50 है, कंपनी लॉ के अंदर 60 है, एसबीआईएल में 60 है, एफएम में भले ही 40 है, वो भी मिलाकर मेरा टोटल कितना हो रहा है? 6 6 12 4 16 5 21 10 5। क्लियर? फाइनली हर पेपर में मुझे 40 तो चाहिए, भले ही मेरा एग्रीगेट मिलाकर 250 है, एंड भगवान न करे एक पेपर में मुझे 39 है, बाकी 3 पेपर में बहुत अच्छे हैं, एक पेपर में 39 है, मतलब 40 से कम है। तो हर सब्जेक्ट में अपने को 40 चाहिए, एग्रीगेट मिलाकर अपने को 50 चाहिए। सेम यहां पर रहेगा, बट क्योंकि यहाँ 3 पेपर हैं, तो टोटल हुआ 300। मुझे एग्रीगेट 50% के लिए चाहिए 150, इंडिविजुअली हर पेपर में 40 चाहिए, एंड नो का टोटल मिलाकर 150 हो जाना चाहिए। ये रहेगा। यार ये तो बहुत बेसिक है, ये तो बाउंड्री की बात हुई। मेरा इतना टारगेट नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मेरा टारगेट हर पेपर में कम से कम 70 मार्क्स लाना रहेगा। हर पेपर में मेरा टारगेट कम से कम 70 मार्क्स का होना चाहिए, उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं उसके नीचे मुझे। 70 तो चाहिए यार। देखो, दो फायदे रहेंगे। एक तो अगर टारगेट हाई सेट किया है आपने, 70 मार्क्स, अगर टारगेट थोड़ा हाई सेट किया है तो भाई पढ़ोगे उस हिसाब से। अगर टारगेट लो सेट किया है तो बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी, माइंड उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। 50 ही तो लाना है, मेरे तो 12th में 90 आए थे, 95% आए थे, 50 तो मिलने आऊंगा। वो मेंटेलिटी नहीं रखनी है। एटलीस्ट 70 हर पेपर में मुझे चाहिए, तो मैं उस हिसाब से मेहनत करूंगा, एंड हम पढ़ाएंगे भी उस हिसाब से कि हर पेपर में अपन कम से कम कितना सिक्योर कर सकें? 70। यार अकाउंट्स में तो मैं 80 प्लस तक जा सकता हूँ, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता बच्चे। थ्योरी में आएंगे कहते, 80 आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अरे हमारा सीएस तो है ही पूरा थ्योरेटिकल, हमारे सीएस में तो पूरे में है ही लॉ, लॉ में आते हैं इतने नंबर। रखो 80 का टारगेट, हम लाएंगे। बट नहीं, तो कम से कम यार 70 का टारगेट तो अपने को रखना है। बोले यार इससे कम में तो बात नहीं होगी, इतना तो मुझे चाहिए ही, लाऊंगा मैं इतना। हम करेंगे, उतनी मेहनत करें। अब कैसे करेंगे अपन? तो आपको सबसे पहले सारे सब्जेक्ट के फिजिकल नोट्स मिलेंगे। आप जब रजिस्ट्रेशन करा लोगे, बाय पोस्ट आपके घर पर फिजिकल नोट्स आएंगे, सारे सब्जेक्ट की, हमारी रिफाइन की भी, कंपाइल की भी लैंग्वेज के अंदर क्या आएगी? नोट्स आएंगे, मॉड्यूल आएंगे। तो यार इंस्टीट्यूट हमारा आईसीएसआई जो है, वो भी तो स्टडी मटेरियल इशू करता है यार। उसने भी तो ये इशू कर रखा है, ये आईसीएसआई का ही तो फोटो लगा रखा है। उनने भी तो स्टडी मटेरियल दिया है, तो गुरु हम उसमें से नहीं पढ़ेंगे क्या? तो देखो, स्टडी मटेरियल बेस्ट होता है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, और मैं आपको भी यही बोल रहा हूं, उसी में से पढ़ना चाहिए। लेकिन वो इतना, मतलब अनसिस्टमेटिक तरीके से दिया है कि उसको पढ़ने में मजा नहीं आता। तो हमने स्टडी मटेरियल को ही रिफाइन किया है, स्टडी मटेरियल को ही कंपाइल किया है, वैसे बिना काम की चीजें हटा दी है, और जो काम की चीजें हैं उनका प्रेजेंटेशन बहुत प्रॉपर तरीके से किया। यार ऐसा तो होगा नहीं कि मैं नया कंपनी लॉ लिख दूंगा, नहीं। कंपनी लॉ तो पार्लियामेंट ने जो बनाया है वही रहेगा, और आईसीएसआई ने भी वही कंपनी लॉ लिख कर दिया है आपको जो गवर्नमेंट ने बनाया है।
मैं भी वही कंपनी लॉ लिख कर दे रहा हूँ नोट्स में और पढ़ा रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने बनाया है, बट मैंने उन्हें सिंप्लीफाई किया है, मैंने उनका प्रेजेंटेशन चेंज किया है, मैंने रिपीटेड चीजें हटा दी है, मैंने बिना काम की चीजें हटा दी है, क्योंकि आपका स्टडी मटेरियल 900 पेजेस का है, बट मेरे नोट्स भी 600-700 पेज से कम के नहीं है। तो कई सारे, अच्छा, मेरे नोट्स आपको दो पार्ट में मिलेंगे। एक तो आपको फिजिकल नोट्स जो हैं वो पूरा कि भैया इसमें से अपने को पढ़ना है, एंड एक मिलेगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक क्या रहेगा? बोले क्वेश्चन बैंक के अंदर पास्ट जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी 40 साल से एग्जाम हुए हैं, 40 साल से, अरे हाँ, हमारा कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1982 जो है तब से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो भाई 40 साल से ज्यादा हो गए हैं, 43 इयर्स हो गए हैं, तो पिछले 43 इयर्स के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन एंड उनके प्रॉपर आंसर एज पर इंस्टीट्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, वो क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पास्ट एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं विद आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट के रिलेशनशिप में ये दो चीजें आपके पास आएगी, एक वो स्टडी मटेरियल या हमारे नोट्स जिसमें से अपन रेगुलर बेसिस पर क्लास में पढ़ेंगे, एंड दूसरा दूसरा रहेगा क्वेश्चन बैंक। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर लर्न कर लेंगे, अरे याद कर लेंगे यार, के बाद हम क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक में से हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन मेरे से बन रहा है या नहीं, इन्होंने मुझे यही पढ़ाया है या नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा हुआ है, इन्हें मन से लिखकर नहीं दिया है, ये एग्जामिनेशन के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर में लगा लूंगा, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस में सॉल्व करने की पोजीशन में हूं, तो भैया मेरा कॉन्फिडेंस बेसिक बढ़ जाएगा ना, मुझे यकीन होगा ना कि हमें सही पढ़ाया गया है, मुझे यकीन होगा ना कि मैं एग्जाम में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा। ये है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन। एक आपके पास स्टडी मटेरियल आएगा जिससे रेगुलर बेसिस पर हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे, इस तरह का हमारा स्टडी मटेरियल रहेगा पूरा विथ इंडेक्स, इसमें सारे चैप्टर्स आपको रहेंगे, मैंने भी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया तो पढ़ाते समय देखने में आता है, तो इस तरह से आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें रहेगी। फिर क्वेश्चन बैंक रहेगा, एंड हर वीक आपके क्या रहेंगे बेटा, टेस्ट। हर वीक आपको कंपल्सरीली टेस्ट देना पड़ेगा, ऑनलाइन आप टेस्ट देंगे, वो टेस्ट आप स्कैन करके मुझे भेजेंगे, मैं चेक करके आपको विद इन 3 to 4 days आपको चेक करी हुई कॉपी मिल जाएगी, ताकि आपको ये मालूम पड़ सके कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं और फाइनल एग्जाम के अंदर हम वो मिस्टेक ना करें। तो तीन चीजें, स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्वेश्चन बैंक एंड रेगुलर बेसिस पर अपने क्या रहेंगे, टेस्ट। इसके अलावा हम आपके पास 24 आवर्स मोबाइल से कनेक्टेड रहेंगे, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहेंगे, आपके जो डाउट हैं पढ़ते समय रात को 12 बजे भी अगर डाउट आ रहा है तो बच्चे मैसेज डाल दो, मैं 12 बजे जगता नहीं हूँ, बट जैसे ही सुबह उठूंगा मैं आपके प्रॉब्लम का वॉइस नोट बनाकर आंसर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। क्लास में जो पढ़ेंगे वो तो आप पूछ ही सकते हो, के अलावा ये चीजें आप इस तरह से कवर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर क्या दिया, है ना, ये थोड़ा सा मैंने बताया। अब मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दे रहा हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे हवाबाजी नहीं करनी है, मेरा इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़ सके आप सेफ हैंड्स में, आपको मालूम पड़ सके कि कोई नया नौसिखिया पर्सन आपको नहीं पढ़ा रहा है। ये तो यूट्यूब के ऊपर आजकल फैकल्टीज तो कुकुर मुत्ते की तरह हैं, जो कहीं भी उग जाती है पढ़ाना चालू कर देती है। देखो, अगर पेरेंट्स से भी पूछोगे तो वो दो ही बात कहेंगे, पहला, डॉक्टर और लीगल एडवाइजर हमेशा एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए, एंड टीचर
भी आपका एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। जितना ज्यादा उसके पास एक्सपीरियंस होगा, वो चीजों को उतने अच्छे तरीके से, उतने प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाएगा। तो मैं इस तनय कसेरा, मैंने एमकॉम किया है, एफसीएस फेलो मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट का मैं, है ना। एमसीएसआई यूके का किया है, क्या मतलब उत्तराखंड से यूनाइटेड किंगडम। फिर एलएलबी किया है मैंने। एंड हमारी एक फर्म है सिंघानिया एंड कंपनी एलएलपी, जो इंटरनेशनल लीगल कंसल्टेंट है, उसका मैं पार्टनर हूँ। हमारे पूरे इंडिया के अंदर 9 ऑफिसेस हैं, सॉरी 10 ऑफिसेस हैं इंक्लूडिंग इंदौर, एंड ओवरसीज ऑफिस भी है, लंदन में भी है, सिंगापुर में भी ऑफिस है। एंड मुझे पिछले 25 साल से सीएस पढ़ाने का एक्सपीरियंस। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी त्वचा से तुम्हारे को मेरी उम्र का पता नहीं चलेगा, बट बिलीव मी बेटा, जब से तुम पैदा नहीं हुए थे तब से मैं पढ़ा रहा। ये मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज 25 साल का तो है ही, बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है, क्योंकि एज 25 साल से एज अ कंपनी सेक्रेटरी में काम कर रहा हूं। तो मार्केट के अंदर क्या काम होता है, कैसे काम होता है, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, सबका मेरे पास एक्सपोजर है यार। उसका हमें क्या फायदा मिलेगा? तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन केस स्टडी टाइप पर आते हैं, तो उन्हें सॉल्व करना, उनका प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो बहुत प्रॉपर होगा अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से ये चीजें सीखते हैं तो। ये ब्रीफ मेरा इंट्रोडक्शन है ना। एंड मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा, ईसीआईपीएल पढ़ाऊंगा, जेआईजीएल पढ़ाऊंगा। स्टडी पैटर्न मैंने आपको बताया अभी कि हम आपको फिजिकल कॉपी भेज देंगे नोट्स की, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप पर हम हमेशा अवेलेबल हैं। कॉल भी आप कर सकते हो, डाउट पूछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, 10 से लेकर रात को 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक कॉल और मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज आप कॉल और मैसेज करके भी जो आपके डाउट्स हो उस समय पूछ। पढ़ते समय हम चार्ट्स बनाएंगे, प्रेजेंटेशन रखेंगे, एंड वीकली टेस्ट आपके रहा करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू मेरा दिया, थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव का दिया। अब बहुत ज्यादा ओवरव्यू अपन चालू कर लेते हैं, कहां से? कंपनी लॉ से। जो हमारा पेपर है, हमारे पेपर का नाम है, ठीक है। अभिषेक, स्तुति, अर्पण, ओ आपको समझ में आ रहा है, बोलते जाएं, अच्छा लगेगा मुझे। सबसे पहले मुझे बताओ, लॉ मतलब क्या होता है? एनीवन, जितना आता है। देखो, पढ़ने का तरीका ये रहेगा यार, मैं ना पढ़ाने से पहले आप ही से पूछूंगा, आप पहले बताओ आपको कितना आता है। अगर आप बोलोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद है, आप एक्टिव रहोगे। जितना नॉलेज आता है अपने को शेयर करना चाहिए। देखो, सारा कुछ तुमको नहीं आता है, मुझे मालूम है कि अगर सब कुछ आता तो तुम क्लास ज्वाइन नहीं करते, ठीक। जितना आता है अपने को बोलना चाहिए, अपने को अपने थॉट्स, अपने को अपने आइडियाज एक्सप्रेस करना चाहिए, है ना। तो लॉ होता क्या है? नहीं भी रिप्लाई करोगे मैं तो करूंगा, पढ़ाना है, बट तुम करोगे रिप्लाई, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। तो हम जब पेपर स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी लॉ, तो सबसे पहले अपन यही देखें, तो यार ये लॉ क्या होता है। चल मैं बताता हूँ, है ना। होता क्या है कि भाई सोसाइटी के अंदर तरह की क्या होती है प्रॉब्लम्स, सोसाइटी में किसी भी तरह की क्या होती है प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लॉ। सोसाइटी में अगर प्रॉब्लम्स ना हो तो लॉ बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब? जैसे समझो, क्राइम होता है, चोरी होती है, डकैती होती है, मारपीट हो रहा है, खच्चर हो रहा है, क्राइम हो रहा है। अगर सोसाइटी में क्राइम ही नहीं है तो उसे रेगुलेट करने के लिए क्रिमिनल लॉ की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा लॉ है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता।
जो ये देखता है कि सोसाइटी में क्राइम ना हो। जैसे अगर चोरी ना हो, गलत चीजें ही ना हो, सब बहुत अच्छे तरीके से काम करें, तो क्या पुलिस की जरूरत है? तो यार प्रॉब्लम है ना, सब लोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं ना, क्राइम भी हो रहा है, रॉन्गफुल एक्ट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब किसी भी तरह की बड़ी प्रॉब्लम होती है तो यार उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के पर्पस से लॉ बनाया जाता है। तो लॉ कुछ नहीं होता है, लॉ और कुछ नहीं होता है, एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, एक तरह से सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होता है, एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए बनाया जाता है। तो किसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देने के लिए बनाया जाता है, सिंपल वर्ड में। और टेक्निकली तो अपन पढ़ेंगे, बट जस्ट टू स्टार्ट कि भैया लॉ मतलब क्या होता है, तो बोले यार सोसाइटी में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम होती, और उस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए, तो हेड जो होते हैं, सोसाइटी के हेड जो होते हैं, वो हेड अपनी तरफ से क्या बना देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। अरे यार अगर हम घर के अंदर प्रॉपर तरीके से काम करें, प्रॉपर तरीके से पढ़े लिखे, सब काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मोबाइल भी ज्यादा नहीं चला रहे हैं, क्या मम्मी पापा हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे? क्या मम्मी पापा हमें कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से रूल्स बनाएंगे? नहीं। लेकिन अगर हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने पाथ से भटक गए हैं, लेकिन अगर हम पूरे टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं, तो फिर यार ये प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए फिर मम्मी पापा को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। वो क्या करते हैं कि भाई ऐसा नहीं, मोबाइल इतने ही टाइम चलाओगे, तुम्हारे लिए रूल्स बना दिया, इससे ज्यादा टाइम तुम घर से बाहर नहीं रहोगे, घूमोगे फिरोगे नहीं ज्यादा। लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम उनको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अननेसेसरली हमारे लिए क्यों रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे? वो हमारे ऊपर स्ट्रिक्ट ही नहीं होंगे। तो यही तो होता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम का क्या देने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए ही क्या बनाया जाता है, लॉ। अब मुझे बिजनेस करना है, मुझे क्या करना है, बिजनेस करना है। बोले क्या मतलब? जैसे मेरे को कोचिंग क्लास ही चलानी है, ये भी तो बिजनेस या प्रोफेशन हुआ। मुझे होटल खोलना है, मुझे गोलगप्पे की दुकान खोलनी, बहुत कमाई है उसके अंदर भी यार। मोमोज का ठेला लगाना है, लार्ज स्केल पर काम करना है, मोमोज का फूड चेन खोलनी है। तो मुझे किसी भी तरह का अगर क्या करना है, बिजनेस करना है, मुझे अगर किसी भी तरह का बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के पर्पस से मैं, कई सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं बिजनेस करने के पर्पस से। बोले क्या मतलब? सपोज अगर मैं मोमोज या चाइनीज का ही फूड बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं मोमोज का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं चाइनीज का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैंने बहुत छोटे लेवल पर बिजनेस चालू, अरे ठेला ही लगा लिया यार, स्टार्ट तो करें, छोटे लेवल से ही करें। तो यार जब मैं स्मॉल लेवल पर बिजनेस चालू करता हूँ, तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। यार सोल प्रोप्राइटरशिप भी तो क्या करता है, बिजनेस ही करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप भी तो क्या करता है बेटा, बिजनेस ही करता है। बोले ठीक है यार, सोल प्रोप्राइटरशिप भी बिजनेस करता है, तो मैंने बिजनेस करने के लिए क्या बना लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप बना लिया है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब, अरे यार मैं अकेला पर्सन हूँ, मैं ही सारा बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ही सारी चीजों को मैनेज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ यार? अकेला मैं सारे काम कर सकता हूँ, छोटे लेवल पर है, छोटे लेवल पर एक व्यक्ति सारा काम कर सकता है, तो मैंने मोमोज का, चाइनीज का फर्स्ट क्लास ठेला चालू करा, अकेला ही सारा काम कर रहा हूँ, प्रोप्राइटर। अब मेरा बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लग गया, मजा आ गया लोगों को मोमोज खा खा के, दिन भर मेरे ही मोमोज के नाम के गाने गाए जा रहे हैं सब लोग, चाइनीज भी, हक्का नूडल्स भी मस्त एकदम झकाझक बन रही है। तो मेरे को बिजनेस ग्रो करना है, बिजनेस ग्रो करना है, तो मुझे और कैपिटल लगेगी।
बिजनेस ग्रो करना है तो मैं अकेला सारा काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे और व्यक्तियों की हेल्प लगेगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं क्या चालू कर दूंगा, पार्टनरशिप फर्म। मैंने एक जना अपने साथ एज ए पार्टनर जोड़ा, उसने मेरे साथ कैपिटल लगाई, हम दोनों ने मिलकर बिजनेस ग्रो करना चालू कर दिया। एक ठेला और चालू कर दिया, या ठेला बंद करके हमने क्या ले ली, शॉप ले ली। यार पहले चलने के लिए अपनी दुकान शॉप ले लेते हैं अपन, वहीं मोमोज बेचेंगे, वहीं चाइनीज करेंगे, सब कुछ वहीं रहेगा। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मैंने फर्म खोल ली, मेरा बिजनेस चल निकला, धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है एकदम मस्त। मोमोज, फ्राइड मोमोज भी, और क्या होते हैं स्टीम्ड मोमोज भी, मेरे को तो स्टीम वाले ज्यादा पसंद है, बस बेचे जा रहे मस्त। अब क्या हुआ, मेरे पास ऑफर आने लग गए, बोले क्या तुम्हारी फ्रेंचाइजी दे दो यार, इंदौर में तो तुम्हारा नाम हो गया है, अब तुम मुंबई में भी बिजनेस चालू कर दो यार, जयपुर में भी कर लो यार। तो और जब मैं बड़े स्केल पर जाता हूं तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि मैं क्या बना लूं, कंपनी। तो कंपनी और कुछ नहीं होती है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। कंपनी और कुछ नहीं है, केवल क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैंने काहे के लिए बनाया है, किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए। तो क्या मेरे पास बिजनेस करने के दूसरे ऑप्शन नहीं थे? अरे थे ना, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में भी बिजनेस कर सकता हूँ, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं फर्म बनाकर भी बिजनेस कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है। मैं एचयूएफ, हाँ एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी तो बिजनेस करती ना यार। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर भी बिजनेस कर सकता हूँ, मैं एलएलपी बनाकर भी बिजनेस कर सकता हूँ, मैं कंपनी बनाकर भी बिजनेस कर सकता हूँ। तो ये सब और कुछ नहीं है, ये सब क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मुझे किस तरह का बिजनेस करना है, मुझे प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, प्रोसेसिंग करना है, माइनिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, किसी भी तरह का अगर बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मैं बिजनेस करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर सकता हूं, पार्टनरशिप फर्म बना सकता हूं, एचयूएफ बना सकता हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता हूं, एलएलपी बना सकता हूं, मैं कंपनी बना सकता हूं, कंपनी बनाकर भी बिजनेस कर सकता हूं। अभिषेक, श्रुति, अर्पण, क्लियर हुई ये चीज? अब अगर मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो मैं कंपनी क्यों बनाऊंगा? तो भाई सबके अपने अपने फायदे होते हैं, सबके अपने अपने नुकसान होते हैं। स्मॉल स्केल के ऊपर सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप हम बेस्ट होता है, बट अगर लार्ज स्केल के ऊपर जा रहा हूं तो फिर कंपनी बेस्ट ऑप्शन है। तो कंपनी और कुछ नहीं है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके थ्रू मैं किसी बिजनेस को चला रहा हूं। कंपनी और कुछ नहीं है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू मैं किसी बिजनेस को चला रहा हूं। अब जब मैं कंपनी बनाकर बिजनेस चलाऊंगा तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कंपनी से रिलेटेड भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मैंने भी कंपनी बना रखी है, आपने भी कंपनी बना रखी है, 5 लोगों ने और कंपनी बना रखी है। तो यार सब एक जैसा काम करें, एक जैसी सर्कमस्टांसेस में एक जैसा डिसीजन लें, एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का क्या मिल सके, सॉल्यूशन मिल सके। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई दो पर्सन बिजनेस चला रहे हैं, किस फॉर्म में, कंपनी के फॉर्म में। दो पर्सन बिजनेस चला रहे हैं, किस फॉर्म में, कंपनी के फॉर्म में बिजनेस चला रहे हैं। उन्हें कंपनी चलाने में किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाए, सॉल्यूशन। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, जिसे क्या बोलते हैं, कंपनी लॉ। तो पहले हमने कंपनी लॉ के दोनों वर्ड अलग अलग कर लिए। हमने बोला लॉ, लॉ मतलब क्या होता है, तो बोले यार सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो कि एक गवर्निंग बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं। क्यों? किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन देने के लिए बनाया जाता है। फिर
फिर क्या होता है, तो बोले अब वो लॉ स्पेसिफिक पर्पस से होते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ है तो वो क्राइम को कंट्रोल करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट है तो वो इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगा, जीएसटी है वो जीएसटी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है वो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगा, कंपनी लॉ है तो वो कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। तो बोले कंपनी क्या, तो भाई वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू मैं किसी लीगल बिजनेस को चला रहा हूं, और उस बिजनेस को चलाने में मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, उन प्रॉब्लम का पहले से ही सॉल्यूशन देने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उन्हें बोलते हैं कंपनी लॉ। क्लियर हुआ है, समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, लगेगा तुम एक्टिव बैठे हुए हो। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी, अरे यार मेरे तो नाम में ही कंपनी लिखा है ना यार, तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैं कहाँ काम करूंगा, कंपनी के अंदर, कंपनी के ऊपर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं, का क्या मतलब, अरे यार कंपनी के ऊपर कंपनी लॉ के जितने भी प्रोविजन लग रहे हैं उन सबको कंप्लाई करने की ड्यूटी ही तो मेरी बनेगी, मैं उन सभी को तो कंप्लाई करूंगा, उन सभी को तो चेक करूंगा, तो मेरा काम तो कंपनी लॉ से रिलेटेड ही हुआ ना, मैं तो केवल कंपनी लॉ से रिलेटेड प्रोविजन ही चेक करूंगा ना, मेजर केस में भाई वही हो, 90% केसेस में या 95% केसेस के अंदर वही होगा, बट एज अ कंपनी सेक्रेटरी मुझे ना केवल कंपनीज एक्ट बल्कि वो सारे एक्ट कंप्लाई करना पड़ते हैं जो कि उस कंपनी पर लग रहे हो जिस कंपनी का मैं कंपनी सेक्रेटरी, as a company secretary I have to comply all the acts becoming applicable on the company in which I am a company secretary। बट हाँ मेजर 90% वर्क तो तुम्हारा कंपनी लॉ से रिलेटेड ही रहेगा, फिर जब लिस्टेड कंपनी के अंदर तुम काम करोगे तो सिक्योरिटी लॉ आ जाएगा, तो तुम्हारा सेकंड ग्रुप में दिया है CMSL, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, 99% तुम्हारी वर्किंग ये दो लॉ से गवर्न होगी, कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ। 90% कंट्रीब्यूशन कंपनी लॉ का रहेगा, 9% कंट्रीब्यूशन सिक्योरिटी लॉ का रहेगा, बचे हुए 1% केस में जो दुनिया भर के तुम दूसरे लॉ पढ़ोगे उन सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा। चले, तो ये मैंने आपको हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है उसका मतलब बताया है ना। अब कंपनी लॉ का जो पेपर है वो बेटा दो पार्ट के अंदर दिया हुआ है, कंपनी लॉ का जो पेपर है वो हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे, दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट जो है वो बेसिक प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कंपनी लॉ जो है वो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो दो पार्ट में दिया है, तो जो मेरा आपके पास नोट्स आएंगे वो भी दो बुक आएंगी सी की, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, पार्ट सेकंड के अंदर कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हैं। तो जो पार्ट फर्स्ट है ये मैंने आपको आपके इंस्टीट्यूट आईसीएसआई के मॉड्यूल से ही स्टार्टिंग की चीजें बता रहा हूँ, डिटेल पढ़ना तो अपन अपने नोट्स से करेंगे है ना, बट हाँ मैं आपको पूरा अश्योरेंस दे रहा हूँ, 101% गारंटी दे रहा हूँ, 99.9% भी नहीं, पूरा स्टडी मटेरियल जो आईसीएसआई ने दिया वो पूरा करेंगे और वो बेस्ट होता है, बट हाँ वो स्कैटर्ड है, का प्रेजेंटेशन मुझे प्रॉपर नहीं लगता बिल्कुल भी, कई सारी चीजें उसमें रिपीटेड है, कई सारी चीजें ऐसी है जो लगता ही नहीं कि एग्जाम में कभी आएगी। बेटा देखो होता ये है ना कि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस है यार, अकेले कंपनी लॉ में लगभग 1000 पेज हैं, अकेले कंपनी लॉ में इससे 7 किताबें अगर मुझे पढ़नी है और मैं बहुत सारी चीजें पढ़ के जाऊं तो मालूम पड़ा सब खाने के चक्कर में मैं वो खाना भूल गया जो मुझे ज्यादा पसंद था। तो जो 10% चीजें एकदम बेकार सी हैं वो हटाइए, बाकी आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा, डेप्थ में पढ़ने को मिलेगा।
अब जो पार्ट फर्स्ट है हमारे स्टडी मटेरियल का, जो पार्ट फर्स्ट है वो पार्ट फर्स्ट 60 मार्क्स का वेटेज रखता है। एंड इसके अंदर टोटल आपको कितने चैप्टर्स दिए हैं? 12। लेकिन मैं आपको 12 चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। अरे यार, अभी तो आपने बोला था कि आप पूरा पढ़ाओगे। मैं तो आपको 12 चैप्टर भी पढ़ाने को तैयार हूं, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट ने इन चैप्टर्स को सिलेबस से हटा दिया है। जैसे ये लास्ट अटेम्प्ट के अंदर इसे हटाया जा चुका है, दुनिया से नहीं, सिलेबस से। दुनिया से नहीं मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये लॉ खत्म हो गया, इंस्टीट्यूट वालों को लग गया, बहुत देर बाद लगा बट लग गया कि यार ये की यही चीज हम प्रोफेशनल में भी पढ़ाने वाले हैं। जब ये की यही चीज प्रोफेशनल में भी पढ़ानी है तो बच्चों का थोड़ा सा सिलेबस अभी कम कर दिया जाए। तो इसको ध्यान में रखकर इन्होंने ये 12 नंबर वाला चैप्टर उड़ा दिया। बहुत अच्छा किया, मैं तो कह रहा हूं। एंड काफी सारी चीजें इसमें से कम कर दी, पूरा नहीं हटा बट काफी सारी चीजें इसमें से कम कर दी, जिसका बेसिक पर्पस यही है कि भाई ये सारी चीजें आप फाइनल के अंदर पढ़ने वाले हो। इंस्टीट्यूट को यकीन हो गया, हाँ मेरा बच्चा पास हो जाएगा, फाइनल में आएगा तभी पढ़ा दूंगा। नहीं तो इंस्टीट्यूट अभी तक यही था कि ये आएगा ही नहीं फाइनल में, इसको यही पढ़ा दूं सारा। बहुत नेगेटिव सोचता था। हमने पॉजिटिव सोचवाया, हमने बोला हम आएंगे फाइनल में, तो इंस्टीट्यूट ने उठाकर ये सब फाइनल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ये चीजें भी कट गई है। 10th नंबर का चैप्टर है बट उसमें से ये पोर्शन हट गया है। अब आपको जो नोट्स मिलेंगे ना वो तो कंप्लीट मिलेंगे, जो हटी हुई चीज है वो हटी भी मिलेगी। बट क्योंकि ये लेटेस्ट चीज है, लास्ट अटेम्प्ट में ही ऐसा हुआ है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, लास्ट अटेम्प्ट में ही ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूं। तो 12 में से लगभग आप 1.5 चैप्टर यहां से हटा लो तो बाकी पार्ट फर्स्ट के अंदर है। एंड पार्ट फर्स्ट का वेटेज कितने मार्क्स का है बेटा? दूसरा पार्ट सेकंड जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग से रिलेटेड है। पार्ट सेकंड जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग से रिलेटेड है, जिसका वेटेज है 40 मार्क्स का, जिसमें आप मान के चलो 7 चैप्टर हैं। अब ये 7 भी नहीं बचे, लगभग कितने बचे हैं? 6। ये अपने को पढ़ना है ना? तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है कंपनी लॉ वाला, जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया है, और मेरे भी जो नोट्स हैं वो आपको 2 पार्ट में मिलेंगे। पार्ट फर्स्ट कैरिंग वेटेज ऑफ 60 मार्क्स, अप्रोक्सीमेट 11 चैप्टर्स, 10.5 बोल लो, 11 बोल लो। एंड पार्ट सेकंड हैविंग 6 चैप्टर्स, वेटेज 40 मार्क्स। ये सारी चीजें रहेगी अपने। अब इंस्टीट्यूट का भी ऑब्जेक्ट आपको कंपनी लॉ पढ़ाने का उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लॉ में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लॉ स्टूडेंट के अंदर, कि लॉ को रटा जाता है। ना ना मेरे बच्चे ना, लॉ को रटा नहीं जाता है, लॉ को इंटरप्रीट किया जाता है, लॉ को समझा जाता है, एंड समझ के लर्न किया जाता है, याद किया जाता है। लॉ का मतलब ये नहीं होता कि जैसा लिखा है वैसा वैसा पढ़कर मैं छाप कर आ जाऊं। अगर तुम वैसा कर सकते हो तो कर लो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो फिर भी जरूरी है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और मैं केवल, प्रोविद्या केवल तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर काम करेगा। पहला काम हमारा यही होगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, सारी चीजें क्लास में ही तुमको याद करवाई जाए, एंड उसके लिए तुम्हारा सपोर्ट लगेगा, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो मुझे उम्मीद है तुम समझ तो रहे हो बैठ के। लेकिन बच्चे, याद तभी होता है जब हम बोलते हैं। तो अगर तुम तुम्हारे ही प्लेस पर बैठकर बोलोगे, मेरे साथ रिवाइज करोगे, बिलीव मी,
2 दिन बाद तुमको समझ में आने लग जाएगा ये चीज मुझे याद हो रही। इनएक्टिव बैठे रहने से क्या होगा, और ध्यान इधर उधर जाएगा, मोबाइल में दूसरी चीजें खोल के बैठ जाओ, कोई मतलब, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज बेस ऑफ टीचिंग कंपनी लॉ। दूसरा, जितने भी प्रिंसिपल एंड प्रोविजन है सबकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एंड पार्ट सेकंड जो वर्किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है उसका आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब प्रैक्टिकली ये चीजें कैसे एज अ कंपनी सेक्रेटरी में डील करूंगा। थ्योरेटिकल के साथ साथ वर्किंग कि भाई एक्चुअली काम कैसे होता है। जनरल मीटिंग करवानी है तो भाई जनरल मीटिंग करवाने के प्रोविजन तो याद कर लिए, बट एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब मैं जनरल मीटिंग करवाने जाऊंगा वो काम होगा कैसे, कैसे बोर्ड मीटिंग करवाऊंगा, कैसे केएमपी का अपॉइंटमेंट करूंगा, कैसे क्लास मीटिंग करवाऊंगा, क्रेडिटर के साथ कैसे डील करूंगा, डिबेंचर होल्डर के साथ कैसे डील करूंगा, दैट इज वर्किंग ऑफ द कंपनी। और उस लीगल वर्किंग का मेरे बच्चे अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमारा यही है, आईसीएसआई का ऑब्जेक्ट यही है कि तुम्हें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी जाए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहली चीज। दूसरा, कंपनी कैसे मैनेज की जाती है, कंपनी का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, इसका वर्किंग नॉलेज तुमको होना चाहिए। तो लेवल ऑफ नॉलेज तुम्हारा क्या हो गया है, वर्किंग नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। एंड बेटा एग्जाम में क्वेश्चन भी तरह से पूछे जाते हैं, पेपर भी उसी तरह से आता है, प्रैक्टिकल पेपर आते हैं बड़े बड़े, केस स्टडी आती है बड़ी बड़ी। क्योंकि देखो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि मुझे बोल दिया है कि ये सेक्शन कंप्लाई करना है, नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो मुझे बोलेंगे भाई ये काम करना है। क्या काम करना है, जैसे बोर्ड ने बोल दिया यार अपने को शेयर इशू करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि शेयर इशू करने से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सब में कंप्लाई करूं। मुझे चेक करना पड़ेगा कि शेयर इशू करने से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन कंपनी लॉ में लिखे हैं, सिक्योरिटी लॉ में लिखे हैं, किसी और लॉ में लिखे हैं। यार बोर्ड ने तो बोल दिया डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है, मुझे देखना पड़ेगा कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अगर मैं करता हूं तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो मेरे साथ ट्रांजेक्शन आता है, ये ट्रांजेक्शन करना है। अब उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं वो मुझे मालूम होना। तो जब केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आते हैं तो यही देखा जाता है, यही देखते हैं कि भाई इससे ये चीज बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये हमने हमारे मॉड्यूल का स्टडी मटेरियल का ओवरव्यू लिया। पार्ट फर्स्ट 60 मार्क्स लगभग 10 चैप्टर, पार्ट सेकंड 40 मार्क्स लगभग 6 चैप्टर्स, एंड उनका हमें क्या होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। अब अगर मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं ब्रीफ में, तो भाई पेपर भी 2 पार्ट में आएगा, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, है ना। तो जैसे हमारे चैप्टर्स थे 12 चैप्टर और 7, तो अब लेस होकर कितने बचे हैं, 10 और 6, लगभग 500 पेज इधर पढ़ना है एंड लगभग 330 पेज इधर पढ़ना है। मार्क्स इसके 60 हैं, इसके 40 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो 4 पार्ट फर्स्ट में से आएंगे, पार्ट सेकंड में से 2 आएंगे, एंड पूरा पैटर्न जो रहेगा वो केस स्टडी बेस्ड रहेगा। ये बेटा मैंने बहुत ब्रीफ में बता दिया, बट कल इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, है ना। तो उम्मीद है आपको अभी तक का लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करें। अब नेक्स्ट आपका आ ही रहा है, नेक्स्ट फैकल्टी आ रही है, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, नेक्स्ट फैकल्टी अपना लेक्चर चालू कर देगी। कल जब अपन पढ़ेंगे तो पहले पुराना रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।